नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के हाजिर हो चुके हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक बेहतरीन मॉक टेस्ट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा मॉडल पेपर नंबर 11 रहने वाला है, जो कि आपका यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक बेहतरीन मॉक टेस्ट होगा। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए यहाँ पर हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग और गणित के प्रश्नों का क्रमवार अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं यूपी पुलिस में, उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 पर बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। प्यारे दोस्तों, यदि अपनी अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए कोई प्यारा सा, और क्लास को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इम्पोर्टेंट ये है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। चलिए, ताकि आने वाली क्लासेस का अपडेट आपको मिलता रहे। और इसी के साथ बताइए, प्रश्न का पहला आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। प्रश्न में बोला गया है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है। बताइए, प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होता है? तो याद रखना है, केवल अमावस्या के दिन। कब होता है प्यारे दोस्तों? सूर्य ग्रहण की जो घटना होती है ये अमावस्या के दिन होती है। देखो, आप एक मॉडल बनाओ। मॉडल में क्या है प्यारे दोस्तों? जैसे एक ये आपके पास क्या है, सन है, इसमें बीच में आ जाए चंद्रमा। क्या आ जाए प्यारे दोस्तों? इस सन के बीच में आ जाए चंद्रमा, और यहाँ पे आपकी हो अर्थ यानी पृथ्वी। तो इस कंडीशन को कहा जाता है क्या? तो दोस्तों याद रखेंगे, इस कंडीशन को कहा जाता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो इस स्थिति को बोला जाता है सूर्य ग्रहण। ठीक है। जबकि चंद्र ग्रहण में क्या होता है, सन और अर्थ इस प्रकार से होती है, और मून यहाँ पर यानी कि चंद्रमा यहाँ पर हो जाती है। इसको सी के स्थान पर मून कर लो। ठीक है, ये मून होती है। तो यहाँ पे हमारी अर्थ होगी, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है चंद्र ग्रहण। जब प्यारे दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब क्या आता है, तो बोलेंगे प्यारे दोस्तों ये हो जाता है हमारा सूर्य ग्रहण। ठीक है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है, इस बात को याद रखेंगे। जबकि जो चंद्र ग्रहण होगा वो केवल पूर्णिमा के दिन होगा, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न में बोला गया है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? बताइए। यहाँ पर आप लोगों से तारीख पूछ ली गई है पानीपत के तीसरे युद्ध की। तो 14 जनवरी 1760 तो था ही नहीं। अब 1761 था तीसरा युद्ध। अब ये बताना है कि डेट कौन सी थी। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, 14 जनवरी का समय था और आपका सन 1761 था। इस दौरान अहमद शाह अब्दाली की सेना सदाशिवराव भाऊ मराठा की सेना से लड़ी थी, और ये पानीपत का तीसरा युद्ध था। एक इम्पोर्टेंट युद्ध था आपके एग्जाम के लिए। कुछ प्रमुख युद्ध हैं जिन्हें आप देख लेंगे, जैसे कि प्यारे दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीता था। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी जीता था। तालीकोटा का युद्ध, ये विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था इसमें। ठीक है। यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध, यहाँ पे दोस्तों अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध, ये इसमें गौरी ने जयचंद को हराया था। प्लासी का युद्ध आपका 1757 में। 1707 में बांडीवास का युद्ध, जो कि फ्रांसीसी अंग्रेजों के मध्य हुआ था। बक्सर का युद्ध, ये दोस्तों 1764 में हुआ था। एक तरफ त्रिकुट सेना थी तथा दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो था। और यहाँ पे देख लेना है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में। भारत चीन युद्ध 1962 में। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में। भारत पाक द्वितीय युद्ध प्यारे दोस्तों याद रखेंगे 1971 में। भारत पाक का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1999 में, ये कारगिल में था, और तीनों में भारत ही जीता है। ठीक है, आ जाओ आगे। बोला है दोस्तों, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे अरबी भाषा से। किस भाषा से हुई है मानसून शब्द की व्युत्पत्ति? ये अरबी भाषा से हुई है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। आगे आ जाइए। कहा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे 42वां संशोधन, और एक समय था 1976 का। कब का? 42वां संशोधन 1976। इस दौरान प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, एक तो ये रहा समाजवादी। एक कौन था?
एक मेरे प्यारे दोस्तों पंथ निरपेक्ष था। कौन था? पंथ निरपेक्ष। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और यहाँ पे एक था अखंडता। क्या था? अखंडता। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और एक निरर्थक शब्द भी जोड़ा गया था जिसका नाम था और। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये निरर्थक था, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन। इसे हम प्यारे दोस्तों कहते हैं लघु संविधान। जो 42वां संविधान संशोधन है इसे क्या कहा जाता है? इसे लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि एक ही इस संविधान संशोधन के तहत याद रखेंगे एक ही समय में 57 प्यारे दोस्तों अनुच्छेदों में बदलाव हुआ था। ये भी याद रखना है। 44वां संशोधन किससे संबंधित है? ये मोरारजी देसाई से संबंधित है, 1978 में किया गया था। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे बोला है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन रहे थे? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बताइए कि जो हिंदी में भाषण था ये किसने दिया था? आप में से कोई बता सकता है? स्वामी विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न नंबर 5 है, क्या बोला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण किसने दिया था? एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। देखो अमेरिका में पहली बार भाषण किसने दिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। किसने दिया था मेरे प्यारे दोस्तों? स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में पहली बार भाषण दिया था। कब दिया था? ये दिया था 1893 में। ठीक है, शिकागो में। जबकि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप बताएंगे। और हिंदी में पहली बार भाषण देने वाले अमेरिका में व्यक्ति बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहा है, यूएन की। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। यूएन में पहली में हिंदी भाषण किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में कौन भारतीय पत्रकार को दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन का डीडीसीए का चेयरमैन चुना गया है? तो डीडीसीए के वर्तमान चेयरमैन कौन है? याद रखेंगे, वर्तमान चेयरमैन कौन है डीडीसीए के? रोहन जेटली हैं। आगे बोला है खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों दूध में होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड के कारण ये खट्टा हो जाता है। आगे बोला है राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे जो भारत के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये भारत के क्या होते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जिसे हम कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन? तो अरुण मिश्र जी। कौन है? जस्टिस अरुण मिश्र जी इसके क्या हैं वर्तमान में? प्यारे दोस्तों याद रखेंगे क्या हैं? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1992 के एक्ट के तहत हुई थी। कब हुई थी? 1992 के एक्ट के तहत। आगे बोला है भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? देखो झंडा दिवस के लिए कई प्रश्न बन सकते हैं। जैसे एक बन सकता है 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है, जबकि यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है ये सेना का झंडा दिवस के बारे में बात कर रहा है। सेना का झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? 7 दिसंबर को सेना का झंडा दिवस मनाया जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। 22 जुलाई को हम राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाते हैं। किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? प्यारे दोस्तों याद रखेंगे गंगा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। इस बात को भी आप सभी याद रखेंगे। आगे आ जाइए। बोला है भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो पहला सूती कपड़े का कारखाना प्यारे दोस्तों कहाँ पर बना था? मुंबई में बना था। इस बात को याद रखेंगे। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी किसने शुरू की थी? मनसबदारी शुरू करने वाला कौन था? अकबर था। कौन था प्यारे दोस्तों? अकबर था। और अकबर ने 5000 के मनसब किसे दिए थे? मुझे ये बताओ किसे दिए थे? तो याद रखेंगे मान सिंह को दिए थे। मनसब एक प्रकार से प्यारे दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, ये किसके लिए दिए जाते थे? मनसब एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो सेना के लिए अच्छा काम किया जाता था उसके अंडर में सैनिक भेज दिए जाते थे, वो मनसब कहलाते थे। तो 5000 सैनिक अकबर ने मान सिंह को मनसब के रूप में दिए थे, याद रखेंगे। आगे बोला है ताला नगरी उत्तर प्रदेश में किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे ये आपका अलीगढ़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अलीगढ़। कानपुर को क्या कहा जाता है? चमड़ा उद्योग की नगरी। चमड़ा उद्योग की नगरी किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ। बोला है किस गवर्नर ने भारत में पहली सिविल सेवाएं शुरू की थी? तो पहली बार सिविल सेवाएं शुरू करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था?
कार्नवालिस इसका सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखना है। तार व्यवस्था का जनक, रेल व्यवस्था का जनक, ठीक है, रेल व्यवस्था का जनक, तार व्यवस्था का जनक, ये कौन था? डलहौजी था। इंपॉर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, इस बात को याद रखेंगे, जो कि भारत का पहला कोर्ट था। एलिजा एमपी इसका हेड बना था। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, राष्ट्रपति इसको बुलाता है, दोनों सदनों का संयुक्त सत्र, ठीक है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। पहली बार 1965 में जी शंकर को रूप को मिला था। किसे मिला था? जी शंकर को, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, मलयालम भाषा के लिए। पहला हिंदी का किसे मिला था? पहला हिंदी का मिला था चिदम्बरा पुस्तक के लिए। किसके लिए? चिदम्बरा जो रचना थी, इसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों पहला हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसे मिला था आप बता दो। देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानकारी है, 1961 में इसकी स्थापना की गई। पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया। 1982 में किसी विशिष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता था। इसमें एक लेखक के साहित्य के समग्र योगदान के लिए, देखो पहले तो स्पेशल पुस्तक में दिया जाता था, लेकिन 1982 से क्या कर दिया, जो भी लेखक अपने पूरे जीवन में कार्य करता है, जितनी भी पुस्तकें लिखता है, उनके लिए ये दिया जाने लगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। बोला है ENIAC क्या है? तो प्यारे दोस्तों ENIAC एक प्रकार का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया था। कह रहा है कोयला की खानों में प्रायः विस्फोट में कौन सी गैस ली जाती है? तो विस्फोट के दौरान किस गैस का प्रयोग करते हैं? ये प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, मीथेन का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कोयला की खानों में जब विस्फोट हो जाता है, कौन सी गैस के कारण होता है? मीथेन के कारण होता है। और मीथेन गैस कहाँ पर निकलती है? धान के खेतों में निकलती है। कहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों? धान के खेती में मीथेन गैस निकलती है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो प्यारे दोस्तों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। आपने पढ़ा होगा बिबग्योर के बारे में। देखो मैं आपके लिए इंद्रधनुष लेकर के आया था। देखो ये है इंद्रधनुष। प्यारे दोस्तों इसमें कौन कौन से रंग है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और दोस्तों ब्लू, इंडिगो और कहाँ पर हो जाए वायलेट। तो प्यारे दोस्तों गौर से देखो, यहाँ पे आप देखोगे इसे हम पढ़ते हैं VIB, ठीक है, विव ग्योर, ये आपने पढ़ा होगा VIBGYOR, ठीक है, ये हो जाता है विव ग्योर। ये इंपॉर्टेंट है इंद्रधनुष के रंग। आगे आ जाओ। इसमें एक वो पूछा जाता है, आप बता सकते हो किसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है? निम्नलिखित राज्य में उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे अकबर के द्वारा करवाया गया था। इसी में अकबर ने जोधाबाई के लिए पंचमहल भी बनवाया था, ठीक है। आगे बोला है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस टीम ने जीता था? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर जर्मनी जीती थी। किसको हराया था प्यारे दोस्तों? बेल्जियम को हराया था, इस बात को भी याद रखेंगे। आगे आ जाइए। बोला है प्रकाश का रंग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ये प्यारे दोस्तों आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है, ये दोनों पर निर्भर करता है। इसलिए इसका उत्तर बनेगा इनमें से कोई नहीं। क्या बनेगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि B और C दोनों सही है। ये प्रकाश का जो रंग है वो किस पर? तरंगदैर्घ्य पर और आवृत्ति दोनों पर निर्भर करता है। आगे आ जाओ। बोला है भारत के राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किसका है? बिहार का है, इस बात को याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का कितना है? याद रखेंगे 829 है प्यारे दोस्तों, ठीक है। सर्वाधिक कम कहाँ पर है? सर्वाधिक कम बताइए तो कहाँ पर है जनसंख्या घनत्व? तो मुझे कोई बता सकता है? ये है अपने अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल में सबसे कम है, जो कि मात्र 17 है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। आगे बोला है कंप्यूटर प्रणाली निम्नलिखित में से प्रोग्राम की भाषा नहीं है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे इसमें प्रोग्राम की भाषा क्या नहीं है? लोटस इसकी भाषा नहीं है। आगे आ जाओ। बोला है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो प्यारे दोस्तों गांधी जी के जन्म के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना हुई। आगे बोला है अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ पर करता था? तो प्यारे दोस्तों अकबर इबादत खाना स्थापित किया था, और ये एक नया धर्म बनाना चाहता था प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी धर्मों को मिक्स कर करके इबादत खाना में क्या करता था? धार्मिक विचार विमर्श करता था। आगे आ जाओ। आगे बोला है प्रथम भारत के ऑस्कर विजेता कौन है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे भानु अथैया, जिन्हें गांधी जी की मूवी के लिए याद रखेंगे क्या मिला था? गांधी जी मूवी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया को ऑस्कर मिला था, याद रखेंगे। आगे बोला है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे स्थायी अध्यक्ष ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन आपसे पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या बने थे? ये अस्थायी अध्यक्ष थे। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे आ जाओ। भारत के उत्तरी मैदानों में मृदा सामान्यता कैसे बनी है? तो तलोच्चन विधि के द्वारा। तलोच्चन विधि में क्या होता है? प्रायः मिट्टी पहाड़ों से कट कट करके आती रहती है, इस प्रकार से मृदा बनती है। आगे बोला है पाउंड किस देश की मुद्रा है? पाउंड किस देश की है? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे यूके की। यूके जैसे हम यूनाइटेड किंगडम या फिर ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। कह रहा है किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है। किस पर नहीं करती है? तो प्यारे दोस्तों वस्तु की मांग पर निर्भर नहीं करती है। जो वस्तु की पूर्ति है वो किस पर निर्भर नहीं करती है? मांग पर निर्भर नहीं करती। आगे बोला है टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी है? युवराज सिंह की है। इस बात को याद रखेंगे। आगे ये सचिन तेंदुलकर की एक पुस्तक है, फेमस है, बताइए। और ये बताइए कि प्लेइंग इट माई वे किसकी है? क्या है? प्लेइंग और इट माई वे, ये पुस्तक किसकी है? ये किसकी है? और सचिन तेंदुलकर की पुस्तक आपको बताना है। मुझे बताओ इसमें से क्या कन्फ्यूज़न है आपको, जल्दी से कमेंट में। कह रहा है पल्सर होते हैं। तो पल्सर कौन होते हैं? जो तेज़ी से घूमने वाले तारे होते हैं उन्हें पल्सर कहते हैं। देखो अभी एक गाड़ी से याद रख सकते हो आप लोग, पल्सर गाड़ी आ रही है, वो लोग क्या करते हैं? तेज़ी से बहुत घुमाते हैं। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो कि पल्सर जो होते हैं वो तेज़ी से घूमने वाले तारे होते हैं। कह रहा है भारत के वे कौन से राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार पद पर रहे? तो बाबू राजेंद्र प्रसाद। ये चंद्रबाबू नायडू का नाम क्यों आ रहा है यार? वर्तमान की सरकार चलाई जा रही है उनके द्वारा। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद पहले ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार पद पर रहे। और दूसरे जो राष्ट्रपति बने थे राधाकृष्णन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नीलम संजीवा रेड्डी। ये प्यारे दोस्तों भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। कैसे चुने गए थे? निर्विरोध चुने गए थे। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे बोला है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये प्यारे दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, गुरुमुखी में कौन सी भाषा लिखी जाती है? या इसमें प्यारे दोस्तों पंजाबी लिखी जाती है। इस बात को भी याद रखेंगे। आगे आ जाओ। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? चलिए आइए हिंदी को अब हम शुरू कर रहे हैं। शायद हिंदी भाषा, पहला क्वेश्चन पीछे ही शुरू हो चुका है यार। ठीक है, बताओ इसमें पानी वगैरह पीना है तो पी लो, फिर उसका बताओ कौन सा शब्द विशेषण है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा तालब। देखो ये किससे बना है? ये बना है तालू से। किससे बना है? ये तालू से बना है। इसका विशेषण बन चुका है तालब। इस बात को याद रखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचनवाची अव्यय है? बहुवचनवाची अव्यय में प्यारे दोस्तों याद रखेंगे इसका सही उत्तर बनेगा माँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा है हाथी शब्द का पर्यायवाची क्या है? हाथी का पर्यायवाची, ये तो यहाँ पे स्त्रीलिंग दे रखे हैं, ऑप्शन में वो पर्यायवाची पूछ रहा है। हाथी का पर्यायवाची क्या होता है? गज होता है। ठीक है, गज होता है। ये इसके अलावा क्या होता है मुझे बताओ। यहाँ पर तो स्त्रीलिंग दे रखे हैं। स्त्रीलिंग में अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी सही है। ये क्या है? ये प्यारे दोस्तों स्त्रीलिंग है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन स्त्रीलिंग के दे दिए और पूछ क्या रहा है? पर्यायवाची। तो हाथी का पर्यायवाची गज याद रखेंगे। मैंने आम खा लिया, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल कैसे है? क्योंकि प्यारे दोस्तों मैंने आम खा लिया है, मतलब आम तो खा लिया अब, और अभी अभी बात हो रही है, मतलब है भी लगा है। तो आसन्न, अभी अभी आम खा लिया है। तो प्यारे दोस्तों आसन्न भूतकाल। रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से उचित सर्वनाम अथवा विशेषण को चुन करके कीजिए। कह रहा है डैश लड़का बहुत चालाक है। तो क्या बनेगा जल्दी से बताओ। वे लड़का आया है तो गलत बनेगा। उस लड़का बहुत चालाक है, ये नहीं बनेगा। आप लड़का बहुत चालाक, गलत। वह लड़का बहुत चालाक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। ये आपका सर्वनाम आएगा। बोला है अनुशासन सफलता की डैश है। दिए गए विकल्पों में से सही तरीके का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो भैया अनुशासन सफलता की क्या है? कुंजी है, की है। इस बात को याद रखेंगे। ये तो हम जब बचपन में स्कूलों में पढ़ा करते थे, अगर याद हो प्राइमरी में, तो वहाँ पर लिखा होता था अनुशासन ही सफलता की कुंजी है, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। इस तरीके से कोटेशन लिखे रहते थे। आगे बोला है विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? प्यारे दोस्तों उसे विशेष कहा जाता है। जैसे मैंने कहा ये गाय काली है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये क्या है? गाय है। वैसे तो नॉर्मली क्या है? ये संज्ञा है,
लेकिन ये क्या है, काली है, तो ये क्या हो गया, ये तो विशेषण हो गया। और जो विशेषण संज्ञा की विशेषता बता रहा है, कौन सी संज्ञा, गाय की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, ये प्यारे दोस्तों विशेष हो जाएगी, विशेष हो जाएगी। इस बात को याद रखेंगे, है तो संज्ञा लेकिन विशेषण ने इसकी विशेषता बताई है, तो प्यारे दोस्तों इस संज्ञा को हम क्या कहेंगे, विशेष कहेंगे। आगे आ जाओ, बोला अखियां हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप हर रस राशि रांची, ए बसियां सुन रूखी। कह रहा है अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतियां सुन रूखी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे वियोग श्रृंगार है। क्यों, क्योंकि जब कृष्ण ने सखियों का हाल पूछने के लिए उद्धव को मथुरा वहाँ पे भेजा था वृंदावन, तो उस समय सखियां कह रही थीं कि अखियां हर दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतिया सुर रूखी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, क्योंकि प्रेम भी है और बिछड़न भी है, यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। बोला है कनक कनक ते सौगुनी तादकता अधिका, या खाए बोरात नर वा पाए बोराए। ये तो बहुत प्रसिद्ध यहाँ पर उदाहरण है किसका, यमक अलंकार का। जब एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ निकलते हों प्यारे दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, यमक अलंकार में रखते हैं। जैसे कनक और कनक, एक तो धतूरा हो गया, क्या है, एक तो कनक हमारा क्या है, धतूरा है। ठीक है, एक क्या है प्यारे दोस्तों, एक ये जो कनक है, एक जो कनक है ये सोना के लिए आया है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ, आगे बोला है मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, भैया चौपाई है। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब भी रामचरितमानस का कहीं भी पाठ होता है, हमको बुलावा आता है, उसमें इसको बतौर संपुट रखा जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो चौपाई इसका सही उत्तर है। क्या है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची, राक्षस है, दानव है, निशाचर है। ठीक है, ये तीनों के तीनों हैं, जबकि भूसर नहीं है। भूसुर किसका होता है, ये तो राजा का होता है। बोलो भैया, ये किसका होता है, राजा का होता है, नहीं होता है। आप बताओगे ये किसका होता है, भूसुर राजा का नहीं होता है, मैंने बता दिया। बोला है शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। ये तो गलत हो जाए, क्योंकि उसने पूछा संयुक्त वाक्य, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, उसमें शुद्ध संयुक्त भी पूछा है, याद रखेंगे। कह रहा है मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, ये शुद्ध नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे आना चाहिए था मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का एकदम सटीक जवाब है। मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है, ये भी गलत है, ये भी नहीं बनेगा। उसने पूछा है शुद्ध संयुक्त वाक्य। देखो ऑप्शन बी ऑप्शन डी में संयुक्त वाक्य तो दे रखे हैं, लेकिन ये शुद्ध नहीं है। ऑप्शन ए में संयुक्त वाक्य है ही नहीं, सी सही उत्तर है। आगे बोला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। कलेश 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 कलेश, बताओ क्या हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, कलेश कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि का, ला और सा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ये हमारा कलेश में आता है। आगे बोला है हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है, जल्दी से बता दो। हवा से बातें करने मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत अधिक बोलना, सपनों की दुनिया में रहना, हमेशा प्रकृति के बारे में बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, हवा से बातें करना बहुत तेज दौड़ने में आता है। जैसे अभी होता क्या है, जैसे किसी को अगर बाइक मिल गई, क्या मिल गई, बाइक मिल गई, तो उस बाइक को लड़के क्या करते हैं, हवा से बातें करवा देते हैं। उसी बीच एक अंकल जी देख लेते हैं, वो घर पे शिकायत कर देते हैं, तुम्हारा लौंडा देखो भैया इतनी देर से बाइक भगा रहा था, फिर बाद में न करना, बहुत हवा से बातें कर रहा था। और दोस्तों फिर उसके हाथ पैर टूट जाएं, फिर कहोगे कि एलो हाथ पैर टूट गए, इस तरह से बातें करते हैं लोग। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो बहुत तेज दौड़ना ये आपका सही उत्तर है। कह रहा है ना हिंदी, क्या कह रहा है, हिंदी ना फारसी, लाल जी की सही विकल्पों का चयन कर इस लोकोक्ति को पूरा करें। अच्छा, ये एक लोकोक्ति होती है प्यारे दोस्तों, क्या होती है, हिंदी ना फारसी, हिंदी ना फारसी, और यहाँ पे आ जाता है लाल जी की, लाल जी की डैश डैश, बताओ क्या आ जाएगा इसके स्थान पर। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पर हिंदी ना फारसी, लाल जी की बनारसी, ये बोलना होता है। ये एक प्रकार की क्या है, लोकोक्ति है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ ये है, मतलब किसी की बात ना सुन करके अपनी खुद की बात रेलना। ठीक है, इस तरह से आ जाओ। आगे बोला है निम्नलिखित में आगत या विदेशी शब्द कौन सा है। अच्छा, आगत या विदेशी शब्द, विदेशी शब्द प्यारे दोस्तों सरकार है, इस बात को याद रखेंगे। ये एक विदेशी शब्द है, आगत शब्द है। देखो तद्भव, समय, देशज, विशेषज और संकर शब्द, ये 5 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण होता है। तत्सम में देख लीजिए, जो अंक होता है वो अनाज बन जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे।
ओहो, ये तो शब्द अलग अलग दिए हैं। अंक जो होगा ये तत्सम है, अंगरक्षक तत्सम है, अंगुली तत्सम है, अंचल तत्सम है, अंजलि भी तत्सम है। जबकि यहाँ पे अनाज, अनत, अगम और अनाड़ी और अगवा ये सारे के सारे क्या हैं, तद्भव हैं। प्यारे दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे। देशज शब्दों में कौन कौन से, लोटा, कटोरा, घोटाला, घोटाला, माथा और जगमग। देखो ये वही घोटाला की बात कर रहा है जो अभी रिसेंटली एक यूट्यूबर के द्वारा उजागर किया गया था, हालांकि वो घोटाला नहीं था। अरे यार घोटाला कैसे हो जाएगा, सभी लोग मिलकर के खा रहे हैं फिर घोटाला बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देशज शब्द ये हो जाएगा। विदेशज शब्द क्या है, गृह, गृह, कमीनापन, कमीनापन कहाँ से लाओगे, तो हम क्या बोलेंगे, विदेश से लाएंगे। जगीरा फिल्म में बोलता है, जगीरा शायद हाँ कोई फिल्म है उसमें, चांदनी चौक टू चाइना या चाइना गेट ऐसे कोई करके मूवी है, उसमें जगीरा कहता है जगीरा तो बन जाओगे लेकिन जगीरा जैसा कमीनापन कहाँ से लाओगे। तो कमीनापन क्या है, विदेशज शब्द है। नामर्द विदेशज है, गिरफ्तार विदेशज है, चाबुक विदेशज है, घुड़साज, घुड़सवार, चालबाज, मच्छरदानी, राजमहल। ये प्यारे दोस्तों ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों से मिलकर के बनते हैं, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर के बन जाते हैं, वो संकर शब्द कहलाते हैं। आगे कुछ और इनके उदाहरण हैं, जैसे प्यारे दोस्तों ये तत्सम में देख ले, अग्नि, वायु, माता, पिता, अश्रु। और यहाँ पे देखना है क्या है, तद्भव में आग, आंचल, आंसू, खेती, काम। देशज में क्या है, कटोरा, खिड़की, खिचड़ी, लोटा, लड़का, ये देशज हैं। अजीब, अमीर, आवाज, आईना और ये चरखा, ये प्यारे दोस्तों क्या है, विदेशज हैं। और मैंने बताया संकर शब्द क्या है, दो शब्दों से मिलते हैं, रेल और गाड़ी, रेलगाड़ी, टिकट घर, टिकट घर, मच्छरदानी, मच्छरदानी, पॉकेट और मार, पॉकेट मार, डॉक्टर और साहब, डॉक्टर साहब। तो संकर शब्द क्या है, दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। आगे बोला धनवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, धनवान का क्या हो जाएगा भैया, धनवती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनवती हो जाएगा, याद रखेंगे। बोला दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। सखा का क्या हो जाएगा, समानार्थी। आहा, सखा का समानार्थी पूछा है, अर्थात क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। समानार्थी अर्थात पर्यायवाची, ठीक है, सखा का मित्र हो जाएगा। सखा का सखी क्या होगा, ये तो मेरे प्यारे दोस्तों स्त्रीलिंग दे रखा है। क्या दे रखा है, ये तो स्त्रीलिंग दे रखा है। आगे आ जाओ, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है, यानी विलोम। अपकर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष का उत्कर्ष, ठीक है। देखो अपकर्ष डाउन करने के लिए, उत्कर्ष ऊपर उठाने के लिए। आगे बोला एक प्रत्यय लगाने से सप्ताह का रूप क्या होगा। देखो प्यारे दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे, क्या बोला है, जो हमारे पास सप्ताह है इसमें अगर हम एक जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये बताना है। तो प्यारे दोस्तों ई के लोप से सातों पहले बड़ा हो जाएगा और ताब और हा में छोटे की मात्रा चढ़ जाएगी, बस साप्ताहिक हो जाएगा। देख लो कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, इस बात को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बोला अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है, अभी, अभी ये क्या है, उपसर्ग है। तो ये देखना है आपको, अभी, अभी प्लस में आगत, ठीक है, अभी प्लस में आगत क्या बन जाएगा, अभ्यागत बन जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बोला है पौधन, पौधन अन को संधि युक्त करने के लिए रूप क्या होगा। अच्छा ये पूछा है, जो पौ है हमारे पास और प्लस में अन है, ये क्या है बताओ। ये प्यारे दोस्तों बनता है पवन। क्या बनता है, पवन। ये कौन सी संधि है, मुझे बता दो, कोई बता सकता है इसमें कौन सी संधि है, इसमें अयादी संधि है क्या, जल्दी से बताओ। आगे बोला है तालव्य व्यंजन कौन कौन है। देखो तालव्य व्यंजन में आते हैं पहले तो के टी मतलब कंठ तालव्य, तो तालव्य मतलब दूसरा वाला हमारा क्या आना चाहिए, वर्ग। दूसरा वाला वर्ग का के बाद च वर्ग आता है, पूरा का पूरा च वर्ग आ जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ता वर्ग में, सॉरी तालव्य में देखो वर्णों के उच्चारण के स्थान, के टी और एम और डी, यहाँ पे हो जाएगा ओ, फिर क्या हो जाएगा के टी, फिर हो जाएगा के, फिर हो जाएगा डो, ठीक है, इस तरह से। तो प्यारे दोस्तों के टी एम दो, के टी को दो, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो कंठ से आ का खा गा घा, ये पूरा कंठ का वाला है। दूसरा तालु वाला है। तीसरा प्यारे दोस्तों मूर्धा वाला है। तो ये री भी पूछा जाता है, किस में आता है, मूर्धा में आता है। और यहाँ पर पूरा तावर्ग और ल और से, ये प्यारे दोस्तों दंत में आते हैं। पा फा बा भा में और छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये ओष्ठ में आते हैं। नासिक के व्यंजन आपको पता होंगे 6 होते हैं, अंग और प्यारे दोस्तों इंगा, इया, अड़ा, अना और माँ, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। और कंठ तालु में ए आई हो जाता है, कंठोष्ठ में ओ हो जाता है, दंतोष्ठ में केवल और केवल व रहता है, इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ भी पूछा जाता है। आगे आ जाओ, कहा गया निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो प्यारे दोस्तों कंठ ध्वनियाँ का और खा, अभी बताया था, पूरा का पूरा का वर्ग हो जाएगा। और अन्न आपके क्या हो जाते हैं, आ और हा, याद रखेंगे, ये सारी चीज़ें आती हैं।
सुबरन शब्द कौन सा है? कह रहा है सुबरन शब्द क्या है? तो प्यारे दोस्तों सुबरन यार याद रखेंगे, ये आपका तद्भव है। इसका जो तत्सम है वो बनेगा स्वर्ण, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्या बनेगा? स्वर्ण, सुबरन या स्वर्ण। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास है? कौन सा तत्पुरुष समास है? अच्छा, कह रहा है आजन्म, जन्म से पहले शीत ओष्ण, शीत प्लस ओष्ण, ये तो यार दोस्तों द्वंद्व समास हो गया। कौन हो गया? द्वंद्व, दोनों के दोनों। आजन्मा, ये तो हो गया अव्ययी भाव। कौन सा हो जाएगा? क्योंकि आ लगा है, आगे आ होता है क्या, तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे ये आपका उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग आते हैं, अव्ययी भाव आता है। कौन आता है? अव्ययी भाव आता है। शीतोष्ण द्वंद्व हो जाएगा, दोनों के दोनों है। आशातीत, आशा से तीत, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। अष्टाध्यायी, ये आपका द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु समास। इसमें आपका बहुब्री भी है, ठीक है, याद रखेंगे। ये क्या है? बहुब्री भी है। क्यों है? क्योंकि प्यारे दोस्तों अष्टाध्यायी एक पुस्तक है, किसने लिखी है? पाणिनि ने, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो आशा से तीत। आगे बोला है वर्तिका का तद्भव रूप क्या है? वर्तिका का तद्भव रूप क्या है? बाती है प्यारे दोस्तों। क्या है? वर्तिका का जो तद्भव रूप है वो बाती है। आगे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा पद्मश्री प्राप्त कथाकार है? पद्मश्री प्राप्त कथाकार में क्या नाम आ जाएगा? महादेवी वर्मा का नाम आएगा, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। आगे बोला गया है जायसी किस धारा के कवि थे? तो प्यारे दोस्तों निर्गुण प्रेम मार्गी भक्ति धारा के कवि थे। ये प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, प्रेम मार्गी थी लेकिन निर्गुण, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। निर्गुण प्रेम मार्गी, एक निर्गुण प्रेम मार्गी थी, एक सगुण प्रेम मार्गी थी। तो ये प्यारे दोस्तों जायसी किस धारा के थे? निर्गुण प्रेम मार्गी के। आगे आ जाओ, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताओ। तो छायावादी लेखक में प्यारे दोस्तों महादेवी वर्मा का नाम सबसे पहले आएगा। जयशंकर प्रसाद भी छायावादी युग के हैं, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है, एक नाम है राम, एक मिनट, एक नाम क्या है? राम कुमार वर्मा, ये प्यारे दोस्तों भी छायावादी में आते हैं। और जयशंकर प्रसाद तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ये भी छायावादी में आते हैं, ठीक है। वियोग हरि रामविलास नारायण मिश्र, ये कोई नहीं बनेगा, ठीक है, याद रखेंगे। राम विलास हैं और ये राम कुमार है, तो राम कुमार छायावादी में, जबकि राम विलास नहीं है, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। आगे बोला रानी केतकी की कहानी किसकी कृति है? रानी केतकी की कहानी किसने लिखी थी? सैयद इंसा अल्लाह खान ने लिखी थी, ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अब हम मेरे प्यारे साथियों रीजनिंग को शुरू करने वाले हैं। आपके सामने एक बेहतरीन सीरीज दी गई है, इसमें आपको क्या करना है? सीधा अंतर देखना है। जैसे पहले 3 है, फिर 7 है, फिर 23 है, यहाँ पे 95 है, आगे क्या आएगा ये बताना है। तो गौर से देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग इनका अंतर देख लो। 3 दूनी 6 प्लस में 1, ठीक है। 7 तिया 21 प्लस में 2। आगे देखोगे तो फिर 23 चौके 92 प्लस में 3, ठीक है। आगे क्या होगा? 23 चौके हुआ था ना, तो यहाँ पे 23 चौके 92, ठीक है। 23 चौके 92 प्लस में 3, तो अगली बार में 5 का गुणा होगा प्लस में 4 होगा। तो 5 का गुणा क्या करेंगे? 5 25, और ठीक है 25 25, और यहाँ पे 5 आ जाएगा और 4 जुड़ेगा इसमें, तो यूनिट डिजिट मेरे प्यारे साथियों 9 आना चाहिए। तो 9 आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन बी। यहाँ पे 479 आ जाएगा, याद रखेंगे। देखो गुणा कर लो, 100 कम है 500 हो जाएगा, 25 कम कर दो तो 475। 475 में आपको 4 जोड़ना है, ठीक है। 475 में 4 जोड़ना है, 479 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है प्यारे दोस्तों। आगे आ जाओ, बोला है इस प्रश्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इसको भी देख लेते हैं। क्या दिया गया है? NA दिया है, उसके अलावा QD दिया है, बीच में एक क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे WJ दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है Z और M। तो प्यारे दोस्तों गौर से समझो, पहले का पहले से संबंध बनाओ। 14 और यहाँ पे 17 है, यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा? 23 है, और ये आपका 26 है। तो प्यारे दोस्तों गौर से देखो, 14 3 17, 23 और 3 26, तो अगली बार में भी 3 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, 17 3 20, अर्थात 20 पर क्या आता है? T आता है। तो विकल्प की जो शुरुआत होगी वो T से होगी। एकमात्र विकल्प है जो T से शुरू कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ, कहा गया है दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। कह रहा है दोस्तों जो पक्षी है वो किससे संबंधित है? ये मछली से संबंधित है। किससे? मछली से। और दोस्तों हवाई जहाज किससे संबंधित होगा ये बताना है। देखो आपको गौर से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसानी से आप समझ जाओगे। पक्षी कहाँ पर? हवा में उड़ता है, ठीक है, पक्षी हवा में उड़ता है, मछली जल में रहती है, ठीक है।
पक्षी हवा में उड़ता है, मछली जल में रहती है। और दोस्तों हवाई जहाज कहाँ पे, हवा में उड़ता है। तो ऐसा कौन सा यंत्र है जो जल में रहेगा? पनडुब्बी। हाँ बिल्कुल सही है, यंत्र की बात कर रहे हैं तो पनडुब्बी आपका इस तरह से सही उत्तर बन जाएगा। पनडुब्बी कहाँ पर रहती है? ये तो जल में रहती है, जल के अंदर। जिस प्रकार मछली जल के अंदर, उसी प्रकार पनडुब्बी जल के अंदर। मगरमच्छ बाहर आ जाते हैं, नाव भी, जलपोत भी, ये सारे गलत हो जाएंगे। तो पनडुब्बी इसका सही उत्तर बन जाएगा, याद रखेंगे। आगे बोला है निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी बार 9 से पहले 6 या 1 आता है, उसके बाद 5 या 8 आता है। अर्थात एक ऐसा हमें 9 खोजना है जिसके पहले 6 अथवा 1 हो और बाद में क्या हो, 5 अथवा 8 हो, ऐसे ढूंढने हैं। ऐसे 9 ढूंढेंगे तो हम क्या ढूंढ पाएंगे? आप कहोगे हाँ। अच्छा, बाद में क्या होना चाहिए? बाद में 5 या 8 होना चाहिए। तो बाद में 5 या 8 होना चाहिए, सही है। पहले लेकिन 6 या 1 होना चाहिए। तो देखो इसमें पहले 6 या 1 नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद 5 8 बाद में होना चाहिए, 6 1 पहले, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है। उसके बाद ऐसे 9 जिसमें 6 या 1 पहले हो, 5 8 बाद में हो, तो 1 तो ये मिल जाएगा। ठीक है, 1 भी मिल रहा है अब पहले, क्योंकि 6 1 पे पूछा था तो 1 मिल गया, कोई बात नहीं, इसको ले लेंगे। उसके बाद आगे क्या है, 1 और 9 ऐसा ढूंढना जिसके पहले में क्या हो, 6 या 1 हो। तो प्यारे दोस्तों देखो, इसके पहले 6 या 1 है, नहीं, गलत हो जाएगा। इसके पहले 6 या 1 और 5 8 बाद में है। तो ऐसे कितने हैं? आप कहोगे प्यारे साथियों 3 ऐसे हैं। 3 ऐसे 9 हैं जिनके पहले 6 या 1 है, बाद में 5 या 8 है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। 1 नंबर का प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। आगे बोला यदि मिलिट्री को ये लिखा जाता है तो लिमिट का कोड क्या होगा? तो गौर से देखो, MILIT, टी के बाद में ARY, ये हो गया मिलिट्री। मिलिट्री में क्या लिखा है? 1 2 3 2 4 5 6 7, इस तरह से लिखा गया है। 1 2 3 2 4 5 6 7, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। और लिमिट का कोड बताना है, किसका? लिमिट का, LIMIT। तो प्यारे दोस्तों इसी में देख लो, जो जिसके सामने उसका कोड है, जो जिसके सामने है उसका वही कोड है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो L के सामने क्या है? 3 है, तो पहली बार में 3 से शुरुआत होगी, 3 से शुरुआत होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। I के सामने क्या है? I के सामने 2 है। M के सामने क्या है? 1 है। I के सामने क्या है? 2 है। T के सामने क्या है? 4 है। तो 32 124 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आगे आ जाओ प्यारे दोस्तों, आगे देखेंगे एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दे रखा है आपको। ये डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। पूछा एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले 2 मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठ करके बात कर रहे हैं। क्या बात कही है? कि सूर्यास्त से पहले। सूर्य कहाँ पर होगा प्यारे दोस्तों? जो सन होगा ये पश्चिम दिशा में होगा। कहाँ पे? सन पश्चिम दिशा में होगा। और इसकी परछाई कहाँ पे बनेगी? पूर्व में बनेगी, ये याद रखना है। तो इस कंडीशन में बोला गया है, क्या बोला है? कि रमन और अर्जुन, तो कुछ इस प्रकार से बैठेंगे रमन और अर्जुन। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो प्यारे दोस्तों, रमन अर्जुन बैठ तो गए, लेकिन बोला क्या था कि जब 2 मित्र रमन और अर्जुन सामने बैठकर बात कर रहे थे, तब यदि रमन की परछाई ठीक उसी की बाईं ओर पड़ रही हो। प्यारे दोस्तों, जो रमन है उसकी जो परछाई है वो ठीक उसी की कौन सी दिशा में पड़ रही है? बाईं ओर पड़ रही है। लेकिन मुझे तो पता है कि परछाई तो निश्चित है पूर्व दिशा में बनेगी। तो रमन की जो परछाई है वो उसी की बाईं ओर अर्थात उल्टे हाथ की तरफ बन रही है। तो कह रहा है कि रमन तो यहाँ पे हो जाएगा। देखो, जब रमन को यहाँ पे रखेंगे तभी तो इसका उल्टा हाथ यहाँ पे बनेगा। आप अपना मुंह दक्षिण में करके देखिए, तभी तो आपका उल्टा हाथ पूर्व में होगा। आप कहोगे हाँ सर। तो रमन की परछाई अगर ठीक उसी की बाईं ओर पड़ रही है तो अर्जुन जो है इसका मुख कहाँ पर है? इसका मुख प्यारे दोस्तों उत्तर की दिशा में है। कह रहा है तो अर्जुन का मुख किस दिशा में है? उत्तर की दिशा में है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों एग्जाम के लिए। आगे आ जाओ। बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो इसके दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा? तो गौर से देखो, सबसे पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्धांश तो 2 अर्धांश में बनती है। पहली A to M होती है और दूसरी होती है N to Z। ये 2 अर्धांश होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें बोला है क्या है कि पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दो, यानी M से A लिख दो और दूसरे को एज इट इज N से Z रहने दो। ठीक है, इस तरह से। तो अब इसको हमें बना करके बताना है कि इसके राइट में 10 के राइट 5 कौन होगा, ये बताना है। तो हमने आपको कई बार बताया है, यदि याद हो, जैसे राइट आ जाए, लेफ्ट आ जाए, लेफ्ट राइट आ जाए या राइट लेफ्ट आ जाए, तो अपोजिट आते हैं तो हमेशा जोड़े जाते हैं, जबकि एक जैसे आते हैं तो हमेशा घटाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी एक जैसे आए हैं तो घटेगा, तो राइट से पकड़ो। क्या करोगे प्यारे दोस्तों? यहाँ पे आप लोग राइट से पकड़ोगे और इनमें घटाओगे तो 5, राइट से 5वां। राइट का मतलब है प्यारे दोस्तों दाईं दिशा।
राइट का मतलब क्या है, दाईं दिशा, और दाईं दिशा कौन सी होती है, इसी तरफ होती है। अब इधर से पांचवा बताना है, जेड से अगर पीछे यहाँ पर चलेंगे, इस दिशा में हम लोग चलेंगे, इस दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पे पांचवा कौन सा आएगा, तो आप कहोगे ऐसे तो पता नहीं चल रहा है सर, तो हम क्या करें, ऐसे पता ना चले तो राइट से पांचवा हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 27 में से हम 5 घटा देंगे, 27 में से 5 घटाएंगे तो जो राइट के स्थान पर, सॉरी लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, जब राइट को 27 में से 5 घटाएंगे तो लेफ्ट से क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या आ जाएगा, 22। और लेफ्ट से 22 में कौन सा अक्षर होता है, वो आपका वी होता है, इस बात को याद रखेंगे। क्या होता है, वी होता है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग जो यू दिमाग लगा रहे थे ये तो गलत हो गया, बोलो भैया, जिसमें आप लोग दिमाग लगा रहे थे, जो आप यू को मान रहे थे, ये तो गलत हो गया। अब क्या होना चाहिए, ऐसा ही तो है, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो गलत हो गया। अब आप बोलोगे वी सही उत्तर है। चलो आगे आ जाओ। आगे बोला यदि एक्टर को ये लिखा जाता है, बुक को ये लिखा जाता है, तो पेंसिल का कोड क्या होगा। देखो ACTOR, ये रहा एक्टर, इसको लिखा जा रहा है ZXG और L और आपका क्या आ जा रहा है I, ये लिख दिया। इसके बाद में मिला है बुक, BOOK, बुक को क्या लिखा है Y और आपका LL और P, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हमें बताना किसका, पेंसिल का, PENCIL, ठीक है, इस तरह से। अब देखो प्यारे दोस्तों, इसमें ये जो सारे के सारे लॉजिक दिए गए हैं ये अपोजिट के बने हैं, यानी विपरीत अक्षरों के। विपरीत अक्षरों के अगर लॉजिक हैं तो हम यहाँ भी विपरीत बना देंगे। पी का विपरीत क्या होता है, के होता है, तो के आ जाएगा, ठीक है। तो के से शुरुआत होगी, सभी में हो रही। ई का क्या होता है, वी होता है। एन का क्या होता है, एम होता है। सी का क्या होता है, एक्स होता है। आई का आर होता है। एल का ओ होता है। तो प्रश्न का उत्तर बनेगा KVMXRO, KVMXRO, KVMXRO ऑप्शन नंबर 1 में दिया है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है। क्या बोला है दोस्तों, कथन दिया है एक तरफ, दूसरी तरफ उसके 2 तर्क हैं। इन दोनों तर्कों में से हमें फाइंड आउट करना है इसका सही उत्तर क्या होगा। कथन में बोला क्या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं के निधन पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की जानी चाहिए। बताओ, जो महत्वपूर्ण नेता होते हैं उनकी जो मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक निधन वगैरह हो जाता है, इसमें क्या किया जाना चाहिए, सार्वजनिक छुट्टी घोषणा कर देनी चाहिए। तर्क नंबर 1 कह रहा है नहीं, ऐसे गैर नियोजित अवकाश राष्ट्रीय प्रगति में बाधा करते हैं। बताओ, ऐसे जो गैर नियोजित अवकाश हैं राष्ट्रीय प्रगति में क्या बाधा करते हैं। आप कहोगे हाँ सर, अगर छुट्टी हो जाएगी तो सभी कर्मचारी छुट्टी मनाने चले जाएंगे, राष्ट्र निर्माण में जो योगदान दे रहे थे उस दिन अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। तो जो गैर नियोजित अवकाश होते हैं राष्ट्रीय प्रगति में बाधा करते हैं, बिल्कुल सही है। कह रहे हैं हाँ, लोग दिवंगत आत्मा को शांति देना चाहेंगे। जब कोई मर जाएगा तो दिवंगत आत्मा को शांति देना चाहेंगे। तो इसके लिए प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए तो 2 मिनट का प्रोसेस है। पूरी छुट्टी की जरूरत क्या है भैया, 2 मिनट मौन व्रत रख लो, शांति दिवंगत आत्मा को दे देंगे, ठीक है, श्रद्धांजलि दे देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो छुट्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा गलत है, पहला वाला सही है। पहला सही है तो हम यहाँ से बोलेंगे यदि केवल एक तर्क प्रबल हो, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। बोला है कथन में सभी बिल्लियाँ जानवर है, तो जितनी भी बिल्लियाँ हैं वो क्या है, जानवर है। कोई जानवर आदमी नहीं है। तो चलिए बनाते हैं, जितनी भी हमारे पास कैट हैं वो क्या है, सारी की सारी कैट क्या है, जानवर हैं। आगे बोला है कोई भी जानवर क्या नहीं है, आदमी नहीं है प्यारे दोस्तों। कोई भी जानवर क्या नहीं है, मैन नहीं है, ठीक है। अब देखो निष्कर्ष में कुछ बिल्लियां आदमी हैं, क्या कुछ कैट का पार्ट आदमी होगा। आप कहोगे बिल्कुल दूर दूर तक संबंध नहीं है। देखो कैट अंदर है जानवर के, और जानवर की लड़ाई किससे है, एम से, तो यानी मैन से। तो मैन तो कभी भी कैट के पास जा ही नहीं पाएगा। तो पहला वाला तो गलत हो गया, कुछ बिल्लियां आदमी नहीं बनेगी। अब कह रहा है कुछ आदमी जानवर हैं। बताओ क्या कुछ आदमी जानवर हैं, तो कुछ मैन क्या जानवर होंगे भैया, नहीं होंगे। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया गलत है, कोई आदमी जानवर नहीं है, कथन में ही बोल दिया। तो कुछ आदमी जानवर कैसे होंगे निष्कर्ष में। तो अब यहाँ से बोलोगे नाइदर नॉर, ना तो एक निष्कर्ष निकलता है ना ही दूसरा निकलता है। आगे बोला है अपराध नियंत्रण हेतु बनाई गई फरार अपराधियों की प्रथम सूची में कौन कौन से अपराधी होंगे। मानसिक अभिरुचि का अच्छा सा क्वेश्चन है। जो अपराध नियंत्रण को रोकने के लिए अपराधों की सूची बनाई जाती है उसमें कौन कौन से होंगे। तो याद रखेंगे पहली सूची बनेगी उसमें वो जो थाने में उनके नाम पता और ज्ञापन जो भी हो सत्यापित किए जा चुके हों। देखो थाने वाले को जिनका नाम है, पता है, जाति सब पता है, इन लोगों को प्रथम सूची में रखते हैं वो, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। आगे बोला अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को किन इलाकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो जो सभी संवेदनशील इलाके हैं उन पर ध्यान देना चाहिए अपराध नियंत्रण के लिए। देखो समारोह स्थल, गिरजाघर, इस पर तो पुलिस ध्यान देती भी है, लेकिन भैया ये सेंसिटिव एरिया थोड़ी ना है, हमें सेंसिटिव एरिया पर ध्यान देना है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही बनेगा।
बहुत सारे लोगों ने इसको डी किया था, जो कि गलत है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बोला है डीआईजी रेंज का महानिरीक्षक के रूप में किसकी क्रमांक, कह रहा है कि डीआईजी रेंज के महानिरीक्षक के रूप में प्रारूप क्रमांक पर डकैती, बद, लूट, विष देने के मामले में रजिस्टर रखना चाहिए। किस धारा के तहत रखते हैं, तो धारा 138 के तहत ऐसा कार्य किया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है कोई पुलिस अधिकारी गवर्नर से डीजीपी के मार्फत और सिवाय पत्र के व्यवहार नहीं कर सकेगा। यह पुलिस अधिनियम 1861 के किस पैरा में वर्णित है। यानी कि जो कोई पुलिस अधिकारी है वो गवर्नर से डीजीपी के मार्फत के सिवाय पत्र के व्यवहार नहीं कर सकेगा। तो यह किस अधिनियम की धारा के तहत है, याद रखेंगे, ये 1861 के पैरा नंबर 1 में लिखा हुआ है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक शेष से संबंध नहीं रखता है, तो रॉकेट, सैटेलाइट, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। रॉकेट उड़ते हैं, ये भी प्यारे दोस्तों हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज उड़ते हैं, जबकि सैटेलाइट क्या हैं, आसमान में छोड़े जाते हैं, यानी सैटेलाइट को हम कह सकते हैं ये तो तैरते हैं, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर ये क्या होता है, सैटेलाइट आपके उपग्रह जो होते हैं वो प्राकृतिक भी हो सकते हैं, बोलो, हेलीकॉप्टर जो ये सैटेलाइट जो होंगे ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं, इसलिए ये विषम है, क्योंकि सैटेलाइट हम लोग छोड़ते हैं, ये तो हमारे हाथ वाले हो गए, लेकिन प्राकृतिक भी जैसे पृथ्वी का मून है, और प्यारे दोस्तों कई ऐसे ग्रह हैं जिनके पास लगभग 70-60 सैटेलाइट है, उपग्रह हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो सैटेलाइट होगा वो प्राकृतिक भी हो सकता है, जबकि रॉकेट, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज प्राकृतिक नहीं हो सकते हैं। आगे बोला गया है ए और बी बच्चे हैं सी के। तो प्यारे दोस्तों जो ए हैं और बी हैं ये किसके बच्चे हैं, ये प्यारे दोस्तों सी के बच्चे हैं, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा है यदि सी माता है बी की, यदि सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, तो ए अगर पुत्री नहीं है तो पुत्र बन जाएगा। तो सी का ए से क्या संबंध है, तो सी और ए में क्या संबंध है बताओ, सी और ए में ये तो माता और पुत्र का संबंध आ रहा है प्यारे दोस्तों, किसका, माता और पुत्र का। माता और पुत्र का कहीं पे दिया है, माता और पुत्र, माता और पुत्र ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्यारे दोस्तों, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बोला गया है नागरिक, शिक्षित, लोग, इनमें बताओ क्या बताना है, बेन आरेख बताना है। नागरिक होंगे, शिक्षित होंगे और लोग होंगे, तो बताओ क्या हो सकता है इसका बिल्कुल सटीक जवाब। देखो प्यारे दोस्तों सबसे पहले जो हम आरेख बनाएंगे वो एक आरेख जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा लोगों को, किसको, लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और अब जो लोग होंगे वो क्या होंगे, वो लोगों के अंतर्गत ही प्यारे दोस्तों नागरिक के लिए आएगा, यानी सिटीजन्स के लिए आएगा। किसी देश के हो सकते हैं लोग किसी भी देश के हो सकते हैं, और देश के क्या होते हैं, नागरिक होते हैं। तो लोगों के अंदर क्या आ जाएंगे, सिटीजन आ जाएंगे। और प्यारे दोस्तों सिटीजन का ही कुछ पार्ट किसमें बन जाएगा, एजुकेटेड यानी शिक्षित में बन जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, कुछ पार्ट ही इसका एजुकेटेड में बन जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का आरेख आना चाहिए, एक बड़ा उसके अंदर जो दो छोटे आरेख क्रॉस करते हुए। तो ऐसा आरेख हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बोला गया है राजनीतिज्ञ, कवि और महिला, इनके बीच में क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे राजनीतिज्ञ, कवि और महिला, कुछ इस प्रकार से आरेख आएगा। एक तो आएगा राजनीतिज्ञ के लिए, एक आ जाएगा कवि के लिए, ठीक है, एक आ जाएगा महिला के लिए। क्यों आएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो अभी प्रूव कर देता हूँ। प्रूव करने में क्या है, देखो राजनीतिज्ञ जो होते हैं क्या वो कवि होते हैं, हाँ बिल्कुल। जैसे कुमार विश्वास का नाम सुना होगा, आम आदमी पार्टी से पहले जुड़े रहे, अभी तो उन्होंने फिलहाल छोड़ दी है, तो वो राजनीतिज्ञ भी हो गए और कवि भी हो गए। अब महिलाओं में किसकी बात कर लें, तो महिलाओं में कई ऐसी महिलाएं, जैसे सुषमा स्वराज के बारे में वो कहा जाता है कि अच्छी कविताएं भी लिखती थी, महिला भी थी और राजनीतिज्ञ भी थी। तो कुछ इस प्रकार से आरेख आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आगे बोला गया है नीचे दिए गए आकृति का अध्ययन करें और एक्स के स्थान पर आने वाली आकृति की पहचान कर उत्तर आकृतियों में से करें। बताइए, सबसे पहले तो इसमें एक डार्क एरिया कंप्लीट बनेगा, ये वाला, ये जो डार्क एरिया है ये कंप्लीट होगा, तो डार्क एरिया ऑप्शन बी गलत है। इसके अलावा इसके अंदर स्टार आने चाहिए, तो ये जो गोल सर्कल आ रहे हैं ये गलत हैं। स्टार कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए, तो ये एक स्टार वाला गलत है। अब उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाइए, आगे बोला गया है वह घन चुनिए जो प्रश्न आकृति में दर्शाए अनुसार कागज को मोड़ने पर बनाया जा सकता है। तो प्रश्न आकृति ये दे रखी है, इसमें ये उत्तर आकृतियां, इनमें से कौन सा घन बनाया जा सकता है ये बताइए। तो गौर से देखो, मैंने बताया प्रत्येक तीसरी सतह अपोजिट होती जब भी ओपन डाइस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहोगे एक सर्कल के अपोजिट में क्या है, एक ट्राइंगल है। दूसरी बात
आप बोलोगे सर जो हमें वर्ग दे रखा है, इस वर्ग के अपोजिट में जो आया है ये पान का पत्ता आया है। इसके अलावा ऊपर क्या है, ऊपर एक चतुर्भुज दिया गया है, इस चतुर्भुज के अलावा एक ये नीचे जो पत्ती दी गई है ये इसके अपोजिट में आई है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए जो अपोजिट होंगे साथ में दिख जाएंगे वो गलत हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या आपके त्रिभुज और सर्कल अपोजिट है, आप कहोगे हाँ, तो ये वाला नहीं बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या आपके कोई अपोजिट है ऑप्शन बी में, देखो पान का पत्ता यहाँ से ये आपकी पत्ती ले ली, उसके बाद में ये वर्ग ले लिया, एक सर्कल ले लिया, तीनों के तीनों अलग अलग हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है प्यारे दोस्तों, बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी में क्या है भैया, क्या ये दोनों अपोजिट थे, आप कहोगे हाँ अपोजिट थे, तो ये नहीं बनेगा। और क्या है, और प्यारे दोस्तों ये पत्ती और प्यारे दोस्तों ये चतुर्भुज ये भी अपोजिट थे, तो ये भी नहीं बनेगा। तो आप यहाँ पे बोलोगे जो ऑप्शन नंबर बी है यही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो बन सकता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाइए। अब प्यारे दोस्तों मैथ को हम शुरू करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कहा गया है एक शहर में पुरुष, स्त्री और बच्चों की संख्या का अनुपात, यानी मेल है, फीमेल है और चिल्ड्रन है, इनका जो रेशियो दिया है वो 4:5:11 दे रखा है। कह रहा है यदि बच्चों की संख्या 176 है प्यारे दोस्तों, यानी कि जो 11 है इसका मान हमें 176 दिया है, तो पुरुष और स्त्रियों की संख्या क्रमशः क्या होगी, यानी कि अच्छा पुरुष और स्त्रियों की बतानी है। तो काट दीजिए 11, 1 कम 11, 6 बचेगा, 11 छक्के 66, एक का यहाँ पर मान जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 16 निकल के आएगा। बोलो भैया कितना आएगा, 16 निकल के आएगा, ठीक है। एक का मान 16, 5 का मान 80 हो जाएगा, यानी फीमेल जो होंगी वो 80 होंगी और जो मेल होंगे वो 16 चौके 64 होंगे। 64 80 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। आगे आ जाइए। बोला है किसी मेज को 400 रुपए के स्थान पर 350 में बेचने से हानि प्रतिशत में 5 की वृद्धि हो जाती है। कह रहा है कि जो मेज है अगर उसके हम 400 के स्थान पर 350 में बेच दें तो हानि कितनी बढ़ जाती है, वो 5% हानि एक्स्ट्रा होने लगती है। तो कह रहा है उस मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप नहीं बता पाओगे इसको? बिल्कुल बता पाओगे। देखो प्रश्न बहुत अच्छा है, कई प्रकार से समझ सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल आसानी से समझेंगे। मैंने कहा कोई वस्तु है यानी मेज है, वो 400 में बेच रहे थे तो हमें कुछ हानि हो रही थी, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कहा कि अगर हम 350 में बेच दें इस वस्तु को तो हानि कितनी हो गई, 350 में बेचने पर हानि 5% एक्स्ट्रा हो गई। यानी कि आप कह सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों कि जो 5% की हानि हो रही है वो 50 रुपए के बराबर हो रही है एक्स्ट्रा। बोलो, हमने कहा कि 5% की हानि में 5% की हानि में वृद्धि हो जाती है और यहाँ पर वृद्धि घट कितना रहा है, 50 घट रहा है। तो अगर हमारी हानि 5% हो रही है और घट प्यारे दोस्तों 50 रहा है तो आप 5% को 50 के बराबर रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। या आप कहोगे हाँ, तो हम यहाँ से निकालेंगे 1% का मान। 1% का मान मेरे प्यारे दोस्तों 10 आएगा। तो हमेशा क्रय मूल्य कितना होता है, क्रय मूल्य हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों 100% होता है। तो 100% का मान 100 गुणा में 10 बराबर में मेज का जो क्रय मूल्य हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, वो प्यारे दोस्तों 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। बहुत आसानी से समझा दिया मैंने। देखो करना चाहते तो प्यारे दोस्तों इसका बहुत बड़ा प्रोसेस था। पहले हम इसमें क्या करते, पहले हानि परसेंट मानते, कुछ एक्स मानते, फिर करते ये करते वो करते। तो मैंने कहा क्यों करना भैया, 400 में बेच रहा था, 350 में बेच दिया, कुछ पहले हानि हो रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन 5% की हानि एक्स्ट्रा हो गई। अब ये भैया जब 5% की एक्स्ट्रा हानि हो गई तो वो तो 50 के बराबर थी 1% का मान, और 100% हमेशा क्रय मूल्य होता है, तो 100% का मान 1000। आगे आ जाओ। आगे बोला यदि विक्रेता अपनी वस्तुओं को लागत कीमत से 30% अधिक अंकित करता है किंतु नगद भुगतान के लिए 15% की छूट देता है, नगद सौदे पर उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। देखो एक तरफ लिखो पहले कॉस्ट प्राइस, उसके फिर लिखो मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी MPMRP, फिर क्या लिखेंगे हम, सेलिंग प्राइस लिखेंगे, ठीक है। अब देखो प्यारे दोस्तों कोई व्यक्ति था, उसने क्या किया, 100 रुपए की कीमत में कोई वस्तु खरीदी। बताओ कोई वस्तु रही होगी वो 100 कीमत की रही होगी, लेकिन कह रहा है जो विक्रेता है उसने क्या कर दिया, 30% एक्स्ट्रा अंकित करके 130 कर दिया। अब कह रहा है अगर कोई इसे नगद रुपए में खरीदता है तो इसमें क्या करेगा, वो इसमें -15% की क्या देगा, छूट देगा। तो बताओ सेलिंग प्राइस में उसे कितने का
लाभ हुआ ये बताना है। ठीक है, क्या बताना है? लाभ बताना है, इस बात को याद रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों वो जो अब छूट देगा वो किस पर देगा? एमपी पर देगा। तो ये कह रहे हैं कि जो 130 रुपए है इस पर अगर हम 15% की छूट दे दें तो कुल कितने की छूट दी हमने? तो आप 0 से 0 काट सकते हो, 5 तिया 15, और यहाँ पे काट सकते हो 5 तिया 15, और कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 13 तिया 39। ठीक है, 39/2। अब आप यहाँ से काटोगे तो कितना आएगा? 19.5। 19.5 की छूट दे दी, कितने पर दे दी? 130 पर। तो बेचा कितने में होगा बताओ? अगर हमने 130 पर 19.5 की छूट दे दी तो कितने में बेचा हमने? हमने बेचा 110.5 में। तो अब कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है, मतलब 100 से कितना एक्स्ट्रा में बेचा? 10.5 में। तो यही इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। 10.5% इसका लाभ प्रतिशत है, अच्छे से याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न 90 नंबर है। 91 कह रहा है कि एक चोर और पुलिस के बीच में प्रारंभिक दूरी कितनी है? 50 मीटर है। यानी कि अगर पुलिस यहां पर है तो चोर यहां पे रहा होगा, बोलो भैया, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? वो प्यारे दोस्तों मेरे 50 मीटर है। कितनी है? 50 मीटर। कह रहा है कि चोर 10.5 किलोमीटर, सॉरी, चोर कह रहा है 10.8 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से दौड़ता है। क्या कह रहा है? चोर 10.8 की किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, पुलिस उसे 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या करती है? पकड़ने का प्रयास करती है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पकड़ने का प्रयास करती है। तो कह रहा है चोर को पकड़ सकती है। 1 मिनट, यहाँ पे क्या कह रहा है? 1 मिनट, फिर से सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है एक चोर तथा पुलिस प्रारंभिक दूरी 50 मीटर है। चोर 10.5 नहीं है यार, 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, जबकि पुलिस 14.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़कर पुलिस को पकड़ सकती है। कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ सकती है ये बताना है। तो प्यारे दोस्तों इसमें हम सापेक्षिक चाल का फॉर्मूला लगा दें। बोलो, यहाँ पर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है प्यारे दोस्तों? गौर से समझो। कई बार हमने पढ़ा है कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। ठीक है, ये होता है प्यारे दोस्तों। और 4 बराबर दूरी बटे समय है। तो दूरी हमारे पास कितनी है? आप कहोगे 50 मीटर है। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दूरी कितनी है? 50 मीटर है। अब कहोगे कि समय कितना लग रहा है? समय बोलो कितना लग रहा है? आप कहोगे समय सर अगर निकाला जाए यहाँ से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पकड़ेंगे तो चाल हमें दी गई है। ठीक है, चाल दी गई है, समय निकालना है भैया, समय तो निकालना है। तो समय यहाँ पर क्या कर लें? समय बराबर क्या कर देंगे हम? समय बराबर यहीं से कर देंगे दूरी बटे में चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे में चाल कर देंगे। तो अब चाल को इसके नीचे रख देंगे। चाल कितनी है? अगर सापेक्षिक चाल देखी जाए इनकी दोनों के बीच की तो दोनों को अंतर लेंगे, दोनों का अंतर लेंगे तो ये आएगी 3.6। कितनी आएगी? 14.4 में से अगर हम 10.8 घटाएंगे तो 3.6 किलोमीटर पर आवर आएगी। और यही आपेक्षिक चाल हम इसमें रख देंगे 3.6 किलोमीटर। अब इसमें हम 5/18 से भाग लगा देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। कितना समय लगेगा? तो गौर से देखो, 50 यहाँ पे आ जाएगा 3.6, ऊपर 18 चला जाएगा और नीचे 5 रहेगा। ठीक है, नीचे 5 रहेगा, इस बात को याद रखेंगे। दशमलव हटाएंगे एक तो ऊपर 10 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ से काटिए, 18 दूनी 36, 5 से काट दोगे 5 दूनी 10, 2 से 2 ये नीचे वाला कट जाएगा। तो समय कितना लगेगा? 50 सेकंड लगेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फिर से समझ लो। उसने कहा था चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर है। प्यारे दोस्तों जो चोर होता है, जो पुलिस है वो 14.4 किलोमीटर प्रति घंटे से की चाल से भागती है, जबकि चोर वो 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। तो कह रहा है कि जो चोर है उसे पुलिस कितने समय में पकड़ सकती है? तो हमने कहा फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो हमें यहाँ पे समय ज्ञात करना है, कितने समय में पकड़ लेगी। तो समय बराबर हम निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले से दूरी बटे चाल। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो हमने जब इसमें लगाया तो दूरी तो हमें 50 पता थी, लेकिन इनकी चाल अपेक्षा कितनी होगी? कितनी अधिक है चोर से, तभी तो पकड़ पाएगी पुलिस, जब पुलिस की चाल अधिक होगी। तो आप कहोगे हाँ कितनी अधिक है? वो अधिक है 3.6। ठीक है, 3.6 अधिक है किससे? चोर से। तो 50 मीटर की दूरी 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पकड़ेगी। तो हमने इसको सेकंड में समय लाने के लिए बदल दिया, 5/18 का गुणा कर दिया। तो 18 ऊपर जाएगा, नीचे 3.6 और यहाँ पे गुणा 5 है। तो बस काटना ही था। 18 दूनी 36, 2 से 2 कटा, 5 दूनी 10, 2 से खत्म करोगे 50 सेकंड आपका सही उत्तर आ गया। और 50 सेकंड हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे।
तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, एक कमेंट करके बता सकते हैं कैसी क्लास लगी, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते रहिए आपका अपना परिवार। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।